प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले शून्य उत्सर्जन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जेवर में रखी आधारशिला। कहा, ये हवाई अड्डा उत्तरी भारत के लिए लॉजिस्टिक्स का बनेगा गेटवे। जेवर में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर कसा तंज। कहा, 20 साल तक राज्य और केंद्र की सरकारों ने उत्तर प्रदेश में विकास को रोके रखा। कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास के नए आयामों से रूबरू हो रहा है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में अवध क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। कहा, उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बहुमत से आ रही है। नमस्कार, मैं हूं अर्चना ब्रिजेश और अब समाचार विस्तार से। जेवर एयरपोर्ट 21वीं सदी की अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ देश के आधुनिकतम हवाई अड्डों में से एक होगा। एयरपोर्ट के रखरखाव से लेकर यात्रियों की सहूलियतों के लिए यहां विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश यानी उत्तम सुविधा, निरंतर निवेश। यूपी की इसी अंतर्राष्ट्रीय पहचान को यूपी की इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी नए आयाम दे रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी एक बेहतरीन मॉडल बनेगा। यहां आने जाने के लिए टैक्सी से लेकर मेट्रो और रेल तक हर तरह की कनेक्टिविटी होगी। एयरपोर्ट से निकलते ही आप सीधे यमुना एक्सप्रेस वे पर आ सकते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे तक जा सकते हैं। यूपी, दिल्ली, हरियाणा कहीं भी जाना है तो थोड़ी सी देर में पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पहुंच सकते हैं। यहां से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए भी सीधी कनेक्टिविटी होगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। ये एयरपोर्ट विमानों के रखरखाव, रिपेयर और ऑपरेशन का भी देश का सबसे बड़ा सेंटर होगा। यहां 40 एकड़ में मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल MRO सुविधा बनेगी, जो देश विदेश के विमानों को सर्विस देगी और सैकड़ों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी। इस एयरपोर्ट के माध्यम से पहली बार देश में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब से ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्सपोर्ट के एक बहुत बड़े केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सीधे कनेक्ट करेगा। किसी भी क्षेत्र में एयरपोर्ट के आने से परिवर्तन का एक ऐसा चक्र शुरू होता है जो चारों दिशाओं को लाभ पहुंचाता है। आने वाले 2-3 सालों में जब एयरपोर्ट काम करना शुरू करेगा तो यूपी 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बदौलत कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो विकास को भी गति मिलेगी। ये हवाई अड्डा आधुनिकतम तकनीक से युक्त एशिया का सबसे बड़ा और देश का पहला जीरो एमिशन और एकीकृत मल्टी मॉडल कार्गो केंद्र वाला हवाई अड्डा होगा तो उत्तरी भारत के लिए बनेगा लॉजिस्टिक का द्वार।
इसी के साथ यहां रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। 21वीं सदी का नया भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की नई इबारत लिख रहा है। अवसंरचना क्षेत्र की कायाकल्प के साथ लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आता है। देश की कनेक्टिविटी में नया अध्याय जोड़ने और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास चक्र को नई गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास किया। हवाई अड्डे के निर्माण के दौरान रोजगार के हजारों अवसर बनते हैं, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पश्चिमी यूपी के हजारों लोगों को ये एयरपोर्ट नए रोजगार भी देगा। एक्सपोर्ट के एक बहुत बड़े केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सीधे कनेक्ट करेगा। अब यहां के किसान साथी फल, सब्जी, मछली जैसी जल्दी खराब होने वाली उपज को सीधे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनेकों औद्योगिक क्षेत्र हैं। क्षेत्र में सर्विस सेक्टर का बड़ा इकोसिस्टम भी है और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अहम हिस्सेदारी है। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के 7 दशक बाद पहली बार उत्तर प्रदेश को वो मिलना शुरू हुआ है जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े कनेक्टेड क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की ताकत और बढ़ जाती है जब उनके साथ सीमलेस कनेक्टिविटी हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो। ये इस पूरे क्षेत्र को नेशनल गतिशक्ति मास्टर प्लान का एक सशक्त प्रतिबिंब बनाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एयरपोर्ट एमआरओ यानी विमानों के रखरखाव देखभाल का केंद्र भी बनेगा। आज भी 85% विमानों को एमआरओ सेवा के लिए विदेश भेजना पड़ता है, जिसमें 15,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। लेकिन ये एयरपोर्ट इस स्थिति को भी बदलने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता को कुशीनगर हवाई अड्डा, 9 मेडिकल कॉलेज, महोबा में नए बांध और सिंचाई परियोजनाएं, झांसी में रक्षा गलियारा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने जेवर में जब लोगों को संबोधित किया तो उस संबोधन में उन्होंने कई बड़ी बातें सामने रखी। जेवर की जमीन से प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति का हिस्सा होना चाहिए। उनके इस बयान के बीच देश का गौरव बनने जा रहे एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे की कहानी तो थी ही, जो पिछली सरकार की उदासीनता की भेंट चढ़ रहा था, लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री ने ये तंज उन सभी विपक्षी दलों पर भी कसा जो हर कार्य को राजनीति में नफे और नुकसान के चश्मे से देखते आ रहे हैं। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्र प्रथम की नीति को धरातल पर उतारने की उत्कृष्ट अवसंरचना है। 1300 हेक्टेयर से अधिक की भूमि में फैला ये हवाई अड्डा समग्र कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति का हिस्सा होना चाहिए और इसी सिद्धांत पर केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। पहले राजनीतिक लाभ के लिए आनन फानन में रेवड़ियों की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की घोषणाएं होती थीं, लेकिन उनके पास कोई ठोस नीति और योजना नहीं होती थी। नोएडा एयरपोर्ट परियोजना भी लखनऊ और दिल्ली सरकार की खींचतान के बीच फंस गया था, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार के प्रयास से इसका शिलान्यास संभव हो पाया है। हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने हमेशा अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखा है। इन लोगों की सोच रही है अपना स्वार्थ, सिर्फ अपना खुद का, परिवार का या जहां रहते उस इलाके का, उसी को वो विकास मानते थे, जबकि हम राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की भावना पर चलते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले किसानों की जमीनों के मुआवजे की समस्या रही है। सरकारी अड़चनों के कारण सालों साल जमीनें बेकार पड़ी रहती थीं, लेकिन केंद्र सरकार ने जमीन अधिग्रहण की समस्या का समाधान निकाला। पहले किसानों की जमीनों को लेकर
जिस तरह की गड़बड़ियां होती थी उसे वो भी प्रोजेक्ट की देरी में बहुत बड़ा रोड़ा बन जाती थी। यही आसपास पहले की सरकारों के दौरान अनेक ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए किसानों से जमीन तो ली गई, लेकिन उनमें या तो मुआवजे से जुड़ी समस्याएं रही या फिर सालों साल वो जमीन बेकार पड़ी है। पीएम मोदी ने कहा कि प्रदेश को हमेशा झूठे सपने दिखाए गए, विकास की यात्रा में राज्य को पीछे धकेल दिया गया। पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को अभाव और अंधकार में बनाए रखा, पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को हमेशा झूठे सपने दिखाए, वही उत्तर प्रदेश आज राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश विकास की पटरी पर अब तेजी से दौड़ रहा है। रैपिड रेल कॉरिडोर, मल्टी मॉडल एक्सप्रेसवे, मेट्रो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और अन्य प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राज्य के विकास का एक नया इतिहास लिख रही हैं। वैश्विक कनेक्टिविटी और आर्थिक केंद्रों को बढ़ावा देकर किसान का कल्याण और राज्य का समग्र विकास प्रधानमंत्री का विजन है। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए आयाम तक पहुंचाया जा रहा है। सरकार ने लोक कल्याणकारी योजनाओं को प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य किया है। 2014 के बाद से भारत में एक सुखद बदलाव देखा गया है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि 2014 के बाद भारत के नागरिकों ने बदलते हुए भारत को देखा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार होते हुए देखा है और ये केवल सामान्य दिनों में ही नहीं, वैश्विक महामारी कोरोना के इस कालखंड के दौरान भी कैसे अपने एक एक नागरिक की रक्षा करनी है, कैसे उसके जीवन और उसकी जीविका की रक्षा करते हुए उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान करना है। बेहतरीन कोरोना प्रबंधन के बाद दुनिया के अंदर एक बेहतर वातावरण देश के अंदर देने का कीर्तिमान स्थापित करने के उपरांत आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने की दिशा से इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के शिलान्यास कार्यक्रम में उनका सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, ये बहुप्रतीक्षित क्षण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल सीतापुर में भाजपा अवध क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने आह्वान किया कि भाजपा कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए ये तय है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की बहुमत से सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने बूथ कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र बताते हुए कहा कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जिसने बूथ जीत लिया उसने चुनाव जीत लिया। रक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार के काम की तारीफ करते हुए कहा कि सपा सरकार में गुंडे माफियाओं का बोलबाला था, लेकिन अब योगी सरकार ने गुंडों को राइट टाइम कर दिया है। प्रदेश में अब कानून व्यवस्था का राज है। और मैं तो कह सकता हूं, सपा के सरकार के समय भी फला मंत्री पर आरोप लग गए, किसी पर भ्रष्टाचार के, किसी पर बलात्कार के, किसी खुलेआम पैसा लेने के। लेकिन मैं यहां ही नहीं, मैं दिल्ली की भी बात कर रहा हूं। 7.5 वर्षों से दिल्ली में हम लोग सरकार चला रहे हैं। हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी सरकार चलाई थी। बहनों भाइयों,
कोई मां का लाल उंगली उठाकर कह दे, किसी मंत्री के दामन पर कभी कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, कोई तो उंगली उठा के कह दे। मेरठ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसान मोर्चा द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली गई। जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटिक ने ट्रैक्टर चलाकर बाबा भीमराव की अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और रैली को संबोधित करते हुए जल शक्ति राज्य मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि देश के हजारों लाखों करोड़ों किसानों की भावनाओं को समझ करके उन्होंने जो एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, ये आप में एक अद्भुत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये दिखा दिया है कि पूरे देश का भला चाहते हैं, वो किसान का भला चाहते हैं और वो निर्णय लिया है। कोई गठबंधन 2014 में भी गठबंधन थे, 2017 में भी गठबंधन थे, 2019 में भी गठबंधन थे। कोई गठबंधन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कोई गठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं रुक पाएगा। बुंदेलखंड के पिछड़े जनपद हमीरपुर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत निःशुल्क राशन का वितरण किया जा रहा है। जिला पूर्त अधिकारी रामजतन यादव ने बताया कि जनपद की प्रत्येक सरकारी दुकानों में नोडल अधिकारी की देखरेख में निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण कोविड-19 नियमों का अनुपालन कराते हुए कराया जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी रामजतन यादव ने बताया कि पहले चरण के वितरण में हमीरपुर में अब तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में रिकॉर्ड कायम किया है। जी, मेरा नाम अजय कुमार लाक्षाकार है। खालीपुरा में रहता हूँ और यहाँ पर हम राशन लेने आते हैं। 20 किलो चावल और 15 किलो गेहूँ मिलता है। हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है, आराम से आते हैं, आराम से हमें राशन मिल जाता है और लेकर के चले जाते हैं, जिसके लिए मोदी जी और योगी जी के धन्यवाद। 3 यूनिट में गल्ला मिलता है हमें और 15 किलो मिलता है, कोई परेशानी नहीं है। मेरा नाम सुशील कुमार है। मोदी योगी ने बहुत अच्छा काम किया, खाद्यान्न देकर गरीब जनता को भला किया है। हर 15 दिन में खाद्यान्न मिल रहा है। देश की नौसेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्कॉर्पियन डिजाइन कलवरी श्रेणी की चौथी पनडुब्बी INS बेला भारतीय नौसेना में शामिल हो गई है। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह की मौजूदगी में इसे नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। मेक इन इंडिया के तहत तैयार इस पनडुब्बी का इस्तेमाल हर तरह के वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और इंटेलिजेंस के काम में भी किया जा सकता है, जिससे सामरिक महत्व के समुद्री मार्गों की रक्षा करने की देश की क्षमता बढ़ेगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश की सीमाओं और सशस्त्र बलों को लगातार मजबूत कर रही है। गुरुवार को देश की नौसैन्य शक्ति उस समय कई गुना बढ़ गई जब पनडुब्बी INS वेला को सेवा में शामिल किया गया। भारतीय नौसेना को कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी परियोजना 75 के तहत कुल 6 पनडुब्बियों को सेवा में शामिल करना है। स्कॉर्पियन डिजाइन कलवरी श्रेणी की ये चौथी पनडुब्बी है, जिसे नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह की मौजूदगी में नौसेना बेड़े में शामिल किया गया। इस मौके पर नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह ने कहा कि INS वेला में पनडुब्बी संचालन के पूरे स्पेक्ट्रम को शुरू करने की क्षमता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज की जटिल सुरक्षा स्थिति में ये पनडुब्बी समुद्री हितों की रक्षा के लिए नौसेना की क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। In its new incarnation, Vela is a potent platform with an ability to undertake the entire spectrum of submarine operations. And given today's dynamic and complex security situation, Vela's capability and firepower
will play a crucial role in enhancing Navy's ability to protect, promote and preserve India's maritime interests across the seascape of the Indian Ocean region, while acting as a clear deterrent to our adversaries. कलवरी, खंदेरी और करंज के बाद INS वेला इस श्रृंखला की चौथी पनडुब्बी है। इससे सामरिक महत्व के समुद्री मार्गों की रक्षा करने की देश की क्षमता बढ़ेगी। वेला पनडुब्बी को मेक इन इंडिया के तहत तैयार किया गया है। आधुनिक फीचर्स की वजह से ये सटीक निशाना लगा सकती है। इस पनडुब्बी का इस्तेमाल हर तरह के वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और इंटेलिजेंस के काम में भी किया जा सकता है। ये सबमरीन स्पेशल स्टील से बनी है और पानी के अंदर ज्यादा गहराई तक जाकर ऑपरेट करने में सक्षम है। इसकी स्टील टेक्नोलॉजी इसे रडार सिस्टम को धोखा देने योग्य बनाती है, यानी रडार इसे ट्रैक नहीं कर पाएगा। ये सबमरीन 350 मीटर तक की गहराई में भी जाकर दुश्मन का पता लगा सकती है। INS वेला सबमरीन को साइलेंट किलर भी कहा जा सकता है। इसके भीतर एडवांस वेपन है जो युद्ध जैसे समय में आसानी से दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकते हैं। हिंद महासागर की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ये कदम काफी अहम माना जा रहा है। देख रहे हैं काफी सारा हार्डवेयर चाइना से पाकिस्तान को एक्सपोर्ट हो रहा है, जैसे कि शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, और इससे यहाँ का जो सिक्योरिटी डायनेमिक्स में काफी फर्क पड़ेगा। तो इसके लिए हमको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। इससे पहले नौसेना ने 21 नवंबर को एक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत INS विशाखापट्टनम को सेवा में शामिल किया था। इस प्रकार नौसेना को एक सप्ताह में INS विशाखापट्टनम के बाद INS वेला के रूप में 2 उपलब्धियां हासिल हुई हैं। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि इस बार का यूपी चुनाव भाजपा बनाम सपा होगा। वहीं उन्होंने दावा किया कि यूपी में बीजेपी 300 पार सीटें ला रही है। संभल में भाजपा अनुसूचित मोर्चा के कार्यक्रम में पहुंची उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल एवं भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा 300 के पार सीटें ला रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश भर में विकास की गंगा बह रही है। वहीं उन्होंने प्रियंका गांधी और मायावती को लेकर कहा कि वो दोनों को अपनी शुभकामनाएं देती हैं, मगर यूपी में बीजेपी ही आ रही है। बेबी रानी मौर्य मीडिया से बातचीत में कहा कि इस बार का चुनाव भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी होगा। जो एक उत्साह है समाज में, जो एक उत्साह है हमारे भाई और बहनों में, खासकर मैं तो अब दलितों की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं मोर्चे के कार्यक्रम में आई हूँ, तो 100% भारतीय जनता पार्टी सरकार हमारे बनाएंगे हम लोग। चाहे कोई भी दल कहीं भी जाए, हमें उससे कोई मोह नहीं है, लेकिन हमारा समाज हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। गोवा में चल रहे 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में फिल्मों और मास्टर क्लास का सिलसिला जारी है। इफ्फी के छठे दिन ऑस्कर में जगह बनाने वाली तमिल फिल्म कुंजागल की स्क्रीनिंग हुई। OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्म छोरी की टीम ने मास्टर क्लास भी ली। तो वहीं ब्रिक्स देशों की फिल्में भी दिखाई जा रही हैं, जिन्हें देखने के लिए काफी संख्या में दर्शक भी आ रहे हैं। फिल्म देखने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। इफ्फी में इंडियन पैनोरमा में एकमात्र संस्कृत फिल्म भगवद जुक्कम ने सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। इस बार इफ्फी में पहुंची ये फिल्म कॉमेडी के जरिए एक व्यंग छोड़ रही है। हमने फिल्म के निर्देशक यदु विजय कृष्णन से खास बातचीत की। I'm very honored to be part of this because right now my film is screening here. It's a different experience. I'm really excited about this. It's actually based on a 7th century play. But there are, I think, around 20 or 25 Sanskrit films made so far in India. I think maybe 30. But if you can see that there's a pattern. They are all follows a serious tone, and they are all desaturated color tone also. And I thought to make it colorful and make it comedy. So that's why I chose this subject. It's basically a satirical play written during that era. इस बार इफ्फी के साथ साथ ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल भी आयोजित किया जा रहा है। ब्रिक्स देशों की फिल्में देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं। ब्रिक्स फिल्म्स जूरी के चेयरपर्सन राहुल रवेल ने बताया कि श्रेणी में ब्रिक्स देशों से बेहतरीन फिल्में आई हैं।
समाचारों के अंत में देखते हैं ये संदेश। विंध्याचल जो कि धाम है मां शक्ति का, काम करत 45 साल हो गया। एक छत मिल गई और एक अच्छा घर बन गया। जनता उसी मॉडल को चुनती है जो कि विकास का मॉडल होता है। देखिए क्या बोले यूपी, डीडी उत्तर प्रदेश पर मेरे साथ। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे YouTube चैनल डीडी न्यूज यूपी पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.youtube.com/ddnewsup। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे YouTube चैनल डीडी न्यूज यूपी पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.youtube.com/ddnewsup। और अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले शून्य उत्सर्जन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जेवर में रखी आधारशिला। कहा, यह हवाई अड्डा उत्तरी भारत के लिए लॉजिस्टिक्स का बनेगा गेटवे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने HBTU के स्थापना समारोह में लिया भाग। स्मारक सिक्के और डाक टिकट का किया विमोचन। संस्थान के नए भवनों का किया लोकार्पण। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में 5 में प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात के आंकड़ों में हुआ सुधार। प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर अब 1017 महिलाएं। और गंगा किनारे स्थित सभी शहरों के स्वच्छता सर्वेक्षण में वाराणसी को मिला पहला स्थान। मेयर मृदुला जायसवाल ने उपलब्धि का श्रेय जनता को दिया। समाचारों में बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले एक जरूरी बात। कोरोना का खतरा अभी भी है, इसलिए मास्क पहनें, उचित दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ से बचें और समय समय पर हाथ भी धोते रहें।